नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए डैम बनाया और उस डैम में 1.5 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा किया, जिससे पूरे साल भर ये खेती करते हैं। इसके अलावा ये मुर्रा भैंसों का पालन करते हैं और डेयरी का संचालन करते हैं। ये हैं ग्राम सिंगोतकला, तहसील चोमू, जिला जयपुर, राजस्थान के निवासी गौरीशंकर सामोता। गौरीशंकर समोता का प्रगतिशील किसान में प्रमुख नाम है। ये किसानों के लिए बरसात का पानी संरक्षण के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये बरसात के पानी से साल भर खेती करते हैं। 5 भाइयों का संयुक्त परिवार मिलकर शिमला मिर्च, खीरा, गोभी इत्यादि सब्जियों की खेती पॉली हाउस में कर लाखों रुपए कमाते हैं। ये खाद एवं जैविक दवाइयाँ खुद तैयार करते हैं। इनके खेत की सब्जियाँ शुद्ध जैविक होती है, जिसकी मांग दूर दूर तक है। तो आइए मिलते हैं गौरीशंकर सामोता से। राम राम गौरीशंकर जी। राम राम सभी को। राम राम साहब। राम राम। कैसे हैं आप सब? आओ सब बैठो। गौरीशंकर जी, आप बहुत से किसानों के प्रेरणा स्रोत हैं। आप धरातल से आज इतनी बड़ी खेती पे पहुंच चुके हैं, तो किस तरह से आपने इन सब चीज़ों को मैनेज किया? हमने क्या है कि एक आत्मा का एक टूर था, वो वहाँ इसका पंजाब का इधर का गंगानगर का इधर का, तो उसके मैं उस टूर में गया था। उसमें हमने देखा बलराम जी जाखड़ के इनके कई किन्नू के नर्सरी के बढ़िया वो टेक्निकल के वो थे, बगीचे तैयार करने के लिए नर्सरी तैयार करने वाले सिस्टम, सारा सिस्टम था। मैंने कहा ये कर सकते तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो उस टूर के माध्यम से फिर और ज़्यादा प्रेरणा मिली। उसके बाद हमने ज़मीन पड़ी थी हमारे पास और काम करना था, तो तब डायरेक्शन चेंज कर दी। गोपाल जी, आप गौरीशंकर जी के सबसे बड़े भाई हैं। आप किस तरह से इन्हें खेती में सहयोग करते हैं, वो हमें बताइए। हम 5 भाई हैं, छोटे छोटे गौरीशंकर जी हैं। तो हम एक जगह ही इकजाई खेती करते हैं और संरक्षित खेती और जैविक खेती। संरक्षित के साथ साथ जैविक में जब जैविक में चेंज किया तो उसमें ज़्यादा वो बेनिफिट है। एक तो खर्चा कम होता है, एक क्रॉप अच्छी होती है, लॉन्ग टाइम चलती है, लंबी चलती है क्रॉप। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन राजस्थान बड़ा शुष्क है। यहाँ के किसान बहुत परेशान रहते हैं खेती में पानी की कमी के कारण। ऐसे में हमारे प्रगतिशील किसान गौरीशंकर जी ने 1.5 करोड़ लीटर पानी एकत्रित किया है, वो भी बरसात का। और किस तरह से उन्होंने डैम बनाया और किस तरह से वो खेती में उस डैम के पानी को काम में ले रहे हैं, तो जानते हैं प्रेरणा स्रोत गौरीशंकर जी से। गौरीशंकर जी, किस तरह से आपने डैम का बनाया और 1.5 करोड़ लीटर पानी, जैसा कि हमने सुना, आपने हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आपने किस तरह से इसको एकत्रित किया है। क्या है कि हमने ये पोली हाउस लगाए, पहले पोली हाउस लगाए तो उसमें हमने देखा कि हर जगह इसी का चक्कर पड़ रहा था। पानी जो नीचे से आ रहा है वो कि उसका इसी ख़राब है, कहीं खा रहा है, कहीं है ही नहीं। तो एक ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने सोचा कि खेती में इसी सही करने के लिए क्या क्या उपाय हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि भाई बारिश के पानी सबसे बढ़िया पानी होता है, इसलिए फसल के लिए तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया है। तो हमने सोचा डैम बनाते हैं। तो हमने एक ग्रुप, 5 भाइयों का ग्रुप करके उसमें ग्रुप में एक डैम बनाया हमने, और इसमें 1.5 करोड़ लीटर की कैपेसिटी का वो डैम बनाया हमने। सब्सिडी का सिस्टम डैम का गवर्नमेंट दे रही है, तो इसका क्यों ना लाभ लिया जाए। लाभ लिया जाए तो ये किस हिसाब से सब्सिडी दे रही है, इसके लिए तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इसकी मिट्टी खुदाई, उसमें भी सब्सिडी है। फिर इसका ये चारों तरफ बाउंड्री होती है, इसमें भी सब्सिडी है। और इसका जो पेपर लगता है ना, इसमें भी सब्सिडी है। इसमें लगभग हमारे 5-1 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें से डैम में अब इसमें 1.5 करोड़ लीटर के लगभग पानी इकट्ठा हो जाता है। और इसमें इसके फ़ायदे देखने के लिए भाई क्या क्या फ़ायदे हैं, तो हमने पहले हमारे जो ये खीरे वगैरह की खेती होती थी, इसमें जो पानी जो बोरवेल का पानी देते थे, उसमें इसी ख़राब होने की वजह से कोई भी हमारा प्रोडक्ट सही नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे उसमें गलन ज़्यादा आती थी, कभी क्या हो जाता था, कभी ज़्यादा लंबी नहीं चलती थी फसल। इसके बाद ये जो हमने जैविक बना के जो भी प्रोडक्ट काम में लिए, वो भी उस पानी में काम ही नहीं कर रहे थे। फिर हमने ये डैम बनाया। बारिश के पानी में ये बैक्टीरिया इतनी जल्दी अपने साथी जीव है ना,
वो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं कि बस एक तरह से उनको तो एक जड़ी बूटी मिल जाए ऐसी स्थिति में। गौरी तो शंकर जी, आपने जो डैम बनाया है इसका हमारे किसान भाइयों को साइज़ बताइए कि कितना गहराई में है, कितने एकड़ में आपने इसको बनाया है? इसकी गहराई लगभग 22 फीट गहरा है जी। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई वैसे 3 आकार में बना हुआ है ये, तो इसमें वैसे वर्ग फीट काट निकालते हैं तो वर्ग मीटर में ये लगभग है, इसमें 2500 वर्ग मीटर का ऊपर से इसका क्षेत्रफल है और 22 फीट गहरा है। और इसमें कुल मिलाकर के कितना पानी एकत्रित करते हैं आप? इसमें फिलहाल हमारे 2 पोली हाउस 2 एकड़ के पानी इसमें आ रहा है। 2 एकड़ का अभी पाइप लगा रहे हैं, वो उसमें और आना है अभी। बाकी 2 एकड़ पोली हाउस का पानी इसमें डायरेक्ट बारिश का इसी में आता है, तो इससे हमारे जितनी दूर का पानी आता है ना, उससे डबल दूर में हम पोली हाउस के क्रॉप ले सकते हैं 12 महीने में। इतना पानी इकट्ठा हो जाता है एवरेज बारिश से। ज़्यादा बारिश आ जाती है तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी हो जाता है। गौरी शंकर जी, आपने पानी इकट्ठा कर लिया बारिश का, लेकिन ये खेतों तक कैसे जाता है? उसके लिए आपने क्या यहाँ पर सुविधा की हुई है? उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट सोलर पे सब्सिडी दे रही है जी। तो सब्सिडी हमने 3 HP का सोलर लगाया और उसका मोटर इसमें डाल दिया। जी। 3 HP का अपन जैसे लगाते हैं ना इसमें डैम में, तो ये 10 नोजल के बराबर अकेला 3 HP पानी दे देता है और वो भी सोलर से। एक पैसा ही नहीं लग रहा है, फिर उसके बाद में तो बिजली का तो खर्च ही नहीं है। तो एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, फिर उसके बाद में सोलर का कोई पैसा नहीं। गवर्नमेंट सोलर पे पूरा इतना फोकस दे रही है, डैम पे इतना खर्च कर रही है, पैसा सब्सिडी दे रही है, पोली हाउस पे दे रही है, ड्रिप पे दे रही है। अब किसान को तो आगे तो खुद को ही आना पड़ेगा। किसान जागरूक हो गया तो कभी पीछे नहीं होगा अपना भारत देश। तो देखा किसान भाइयों आपने किस तरह से गौरी शंकर जी ने बारिश का पानी एकत्रित किया और राजस्थान जैसे शुष्क एरिया में भी ये इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं। लगभग देख लो आप 25,000 रुपये पर डे के आ रहे हैं और ये 2 महीने की तुड़ाई तो कम से कम मान लो ने, अगर सही ट्रीटमेंट रखने वाला हो तो 4 महीने भी चल सकती है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गौरी शंकर अपने फार्म हाउस पर शिमला मिर्च की खेती करते हैं। शिमला मिर्च कई महानगरों तक सीधे ही बेचकर अच्छी आय प्राप्त करते हैं। मिर्च, जी हाँ मिर्च में भी शिमला मिर्च, जो कि कई तरह की होती है, कई रंगों की होती है, उसमें से एक मिर्च होती है शिमला मिर्च। यहाँ पर हमारे गौरी शंकर जी भी शिमला मिर्च की बहुत अच्छी पैदावार करते हैं। तो आइए गौरी शंकर जी से जानते हैं शिमला मिर्च के बारे में। गौरी शंकर जी, आपने जो ये इतना सारा पॉली हाउस के अंदर पूरी शिमला मिर्च लगा रखी है, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी, मैंने 1 एकड़ में शिमला मिर्च लगा रखी है, जिसमें 3 कलर की लगा रखी है। एक येलो मतलब पीली, लाल और बैंगनी। ये जल्दी तुड़ाई कर लेते हैं तो हरी बिक जाती है, अन्यथा ये कलर बाद में कलर आते हैं तो कलर बेचते हैं। गौरी शंकर जी, आप ये जो पौध आपने लगाई है, इनकी पौध तैयार करते हैं या बीज बोते हैं? इसमें ऐसे है सर जी, इसका हम बीज लेके आते हैं जी। फिर एक नारियल की खाद आती है कोकोपिट के नाम से। कोकोपिट, हाँ जी। तो वो लेके आते हैं और एक ट्रे होती है जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है जी। तो उसमें एक तो छोटे खांचे वाली आती है जिसमें 50 ही वो जी, साइज, ब्लैक वाली जो हाँ, आती है छोटे। हाँ, एक तो जी। उसमें 50 पॉइंट होते हैं, एक में 100 होते हैं। जी। तो 50 पॉइंट वाली जो है ना, इसमें क्या काफ़ी जड़ें होती है तो उसकी आसानी से जड़ें विकसित हो जाएं, जी। तो उसमें हम नर्सरी तैयार करते हैं। गौरी शंकर जी, जो इसका बीज आता है वो उसकी दर क्या होती है? उसकी दर ये होती है कि इसमें अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट होता है। तो ये 1000 सीड वाला पैकेट आता है जो 1000 रुपये से लेके और 6000 रुपये तक का इसका पैकेट आता है। 1000 रुपए का पैकेट, हाँ। यानी कि वो किलो के हिसाब से आता है हाँ, या वो क्वांटिटी 1 के रुपये बीज के हिसाब से लेकर के और
6 रुपए तक का बीज हो गया। गौरी शंकर जी, हमारे किसान भाइयों को आप बताइए पॉली हाउस में किस तरह से आप इसकी पैदावार कर रहे हैं और किस तरह से उसको खेती को बढ़ा सकते हैं। देखिए अब ये स्टेज है ना, 1 फीट की मिर्ची हो गई लगभग जी और इसको ये धागा है जी इसको हम एक प्लास्टिक की क्लिप और आती है हमारी, जी उसको हम ऐसे इसमें लेकर क्लिप से ऐसे मेन ब्रांच को बांध देते हैं इसको। जी अब इसके बाद इसमें जैसे ये ग्रोथ करेगी हाँ जी तो 2 ब्रांच और छोड़ देंगे इसमें से। जी 2 ब्रांच के बाद हम क्या करेंगे, बाकी ब्रांचों को हटाते जाएंगे। ये ब्रांच है जैसे इसको जी। हटा दिया, अब ये ऊपर चढ़ती जाएगी। इसकी लंबाई कितने फीट तक ऊपर जाती है। इसकी लंबाई 10 फीट तक जा सकती है। जी अब ये खुद पे डिपेंड करता है कि इसकी मेहनत अपन ने कितनी सर्विस दी है इसको। अगर बढ़िया करेंगे तो बढ़िया ग्रोथ करेगी, बढ़िया ही इसमें फ्रूट आएंगे। इसकी पैदावार आपके इस पॉली हाउस में कितनी हो रही है अभी। अभी साहब ये पैदावार के मामले में बताऊं तो आपको ये लगभग 60 दिन में स्टार्ट हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के बाद। जी लगभग आइडियल 5-7 दिन तो मौसम अगर ठंडा है तो ज़्यादा ले लेगी, गर्म है तो कम 1-2 दिन कम ले लेगी 60 में से भी। जी पर 60 दिन की एवरेज मानो आप। उसके बाद इसको तुड़ाई चालू हो जाएगी तो 1 एकड़ जी में से लगभग 4-5 क्विंटल पर डे हरी मिर्ची जा सकती है शिमला। चलो उसमें हमें लगभग एवरेज 50 रुपये पर किलो का रेट मिलता है एवरेज। कभी 40 मिल गया तो कभी 60-70 भी मिल जाता है जी पर एवरेज 50 का। अब लगभग देख लो आप 25,000 रुपये पर डे के आ रहे हैं और ये 2 महीने की तुड़ाई तो कम से कम मान लो, नहीं अगर सही ट्रीटमेंट रखने वाला हो तो 4 महीने भी चल सकती है। तो एक आपने बताया कि जो एक पौधा है ये 4 महीने तक आपको फल देगा। हाँ फल दे सकता है, 4 कैपेसिटी महीने तक इसकी ये है। जी। और वो प्रतिदिन आपने बताया जैसा कि हमारे किसान भाई आप देखें प्रतिदिन 25,000 रुपए की ये यहाँ पर पैदावार कर रहे हैं। और ये इन्होंने बताया कि 4 महीने 2 महीने के बाद से 60 दिन के बाद से 60 दिन के बाद से पूरे 4 महीने तक आप पैदावार कर सकते हैं। इसके अलावा गौरी शंकर जी आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहते हैं जिससे कि वो भी शिमला मिर्च की खेती करें और अपनी पैदावार इस तरह से उच्चतम करके अपनी आय में मुनाफा कमाएं। मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी किसी से सीख के आया हूँ और ऐसे ही मैंने किसी से प्रेरणा ली है और पूरे डिटेल में जाने के बाद ये चालू किया है। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ दिल से कोई काम करेंगे और ढंग से उसको मेंटेन करेंगे तो इससे 100% इसमें मुनाफा है और सब चीज़ों से और जो मिर्च लगाते हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें है। गौरी शंकर पॉली हाउस में खीरे की खेती कर कम जमीन और कम पानी में अधिक उत्पादन लेते हैं। गौरी शंकर जी अपने पॉली हाउस में बहुत सारी फसलों का उत्पादन करते हैं, उसमें से एक प्रमुख फसल है खीरा जिनसे ये बहुत अच्छी आय प्राप्त करते हैं। तो चलिए गौरी शंकर जी से पूछते हैं खीरे के बारे में। गौरी शंकर जी हमारे किसान भाइयों को बताइए कि किस तरह से वो खीरे का उत्पादन करके अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर जिस भी भाइयों ने अगर पॉली हाउस या नेट हाउस लगा रखा है और सबसे ज़्यादा आय प्राप्त करनी है तो उसमें पॉली हाउस में खीरा ज़रूरी है। और खीरे में बढ़िया आय प्राप्त करने के लिए इसमें आपको पूरा इसमें मैं बता दूं आपको किसान भाइयों को कि इसमें 12 महीने में हम 2 फसल लेते हैं। अब 2 फसल में कैसे कैसे लेनी चाहिए जी। ये क्या है कि इसमें एक तो मेन तो गर्मी में इसमें सोलराइजेशन करते हैं ज़मीन का। मेन जो टेम्परेचर होता है गर्मी में उसमें सोलराइजेशन करते हैं। सोलराइजेशन का एक अलग तरीका होता है जो धूप से सोलराइजेशन होता है इसका। उसके बाद हम इसकी जुताई करके और बाद में इसमें बेड बनाने के बाद में खीरा लगा देते हैं। खीरा लगाने के बाद में ये 35 लगभग आइडियल 35 दिन पे ये बीज लगाने के बाद स्टार्टिंग मार्केट हो जाता है इसका जी। अगर मौसम ठंडा है तो थोड़ा ज़्यादा ले लेगा टाइम, अगर सही मौसम है तो उस टाइम पे चालू हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये अगर इसमें सही समय पर ऑर्गेनिक ढंग से अगर इसमें सारा काम किया जाए तो ये लगभग 3 महीने तुड़ाई हो सकती है इसमें जी। और एक पॉली हाउस से लगभग इसमें हमें 50 से 60 टन 50 से 60 टन खीरा एक सीजन में। हाँ एक सीजन में जी। खीरा निकलता है जी। अब एवरेज हमें भाव अगर बढ़िया मिल गए, कई बार तो गर्मियों में कई 60 तक भी भाव पहुंच जाते हैं, 50 तक भी पहुंच जाते हैं।
पर अपने इसका माने अगर अपने 30 का एवरेज समझ के चलें, भाई कभी 20 भी बिक गया तो 30 का मान के चलें, तो अगर 60 टन हो गया और 30 36 18 लाख रुपए का खीरा हो गया। अगर 18 लाख का खीरा हो गया, उसमें 2 लाख गए मान लो मजदूरी के, इसमें खर्चा हो गया और कुछ हो गया, तो भी 16 बच रहे हैं। उसमें से 2 लाख और प्रोडक्शन के या भाव के कम मान लो, फिर भी 14 बच रहे हैं। 2 सीजन हो गई, इसका मतलब 28 लाख रुपए हो गए। कौन सी चीज़ में मिल रहा है? 2 एकड़, ओनली 2 एकड़ पानी इसमें नाम मात्र का लगता है, क्योंकि इतना उड़ता ही नहीं है ज़्यादा। मेहनत इसमें टेक्निकल है, हार्ड मेहनत नहीं है, मेहनत है ज़रूर है, टेक्निकल है। यही पोली हाउस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाली फसल है खीरा। पहले जैसे 1 बीघा में 10,000 कमाते थे, उससे 6 गुना इनकम हो गई, 5-6 गुना इनकम बढ़ गई। तो किसानों ने अच्छा पैसा कमाया और कमा रहे हैं और आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और तकनीकी बढ़िया से बढ़िया लेने की कोशिश करें। हर चीज़ जैसे फसल खीरा हुआ, शिमला मिर्च हुई, खरबूजा हुआ, इसमें फूलों की भी खेती कर रहे हैं, चेरी टमाटर की भी खेती कर रहे हैं, ब्रोकली गोभी भी ले रहे हैं फसल। इसमें एक तो पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और कम एरिया के अंदर अच्छा पैसा कमाना, बीमारी भी कम होती है, मेहनत भी कम होती है, इससे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है हमारे। खेती के साथ में इसको करते हैं ना, तो एक बिजनेस के बजाय 2 करेंगे या 3 करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। अकेले एक ही तरफ से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गौरीशंकर जैविक दवाइयों को तैयार करते हैं। ये छाछ एवं कॉपर से दवाई तैयार कर फसल में स्प्रे करते हैं, जिससे इनकी फसल को कोई भी रोग नहीं लगता है। गौरीशंकर जी, आप किस किस तरह की जैविक दवाइयाँ यहाँ पर बना रहे हैं, उन्हें किस तरह से प्रयोग करते हैं? जी सर जी, इसमें क्या है कि हम इसमें जैसे इसमें छाछ से बना रखी है, तो छाछ से दवाई मैं पहले आपको पूरा बता देता हूँ। छाछ को जैसे जितना पुराना करेंगे ना, उतनी ज़्यादा बढ़िया दवाई बनेगी, क्योंकि इसमें से एक तो एसिड जनरेट होता है जी, वो काफ़ी कीड़ों को मारता है, और एक इसमें कॉपर का बर्तन डाल देते हैं इसी छाछ में, तो ये कॉपर का बर्तन कॉपर सल्फान का रूप ले लेता है। इसमें छाछ से उसका वो केमिकल उतरता जाता है और उतरते उतरते उसका ऐसा हो जाता है कि कॉपर सल्फान के रूप में काम करता है वो, फिर इसको फसल में स्प्रे का रूप में काम लिया जाता है। अब ये जितना पुराना होगा ना, जितनी ज़्यादा इसमें बदबू आएगी, उतना ही ज़्यादा काम करेगा। अब इसमें दिखाता हूँ मैं आपको ये बनाया हुआ। अब ये काला पड़ रहा है ना, इसका मतलब छाछ नीचे बैठी हुई है, और ये जो कॉपर है ना पूरा काम कर चुका है इसमें। जितना कलर चेंज होता है ना इसका छाछ का, इसका मतलब कॉपर उतना ही काम कर रहा है। अब ये इस टाइम पूरा छाछ नीचे बैठी हुई है, पूरा काम कर रखा है। अब इतनी दवाई से भी ज़्यादा काम कर रहा है। जो हम नॉर्मल, आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि जो हम नॉर्मल छाछ बनाते हैं घर में, वही छाछ आप काम, वही छाछ जैसे आधा लीटर बच गई, 1 लीटर बच गई, जितनी भी रोज बचती है ना, उसको इसमें डालते जाते हैं। छाछ कभी एक्सपायरी नहीं हुई, कॉपर में डालने के बाद एक्सपायरी नहीं होती है, और गोमूत्र भी कभी एक्सपायरी नहीं होता है। अगर हम कॉपर में नहीं डालें और वैसे भी अगर छाछ को रखें तो फिर कीड़े पड़ जाएंगे इसमें। तो आपने देखा साथियों किस तरह से यहाँ पर गौरीशंकर जी ने छाछ में कॉपर डाला और कॉपर सल्फेट वो बन गया, और छाछ उससे खराब नहीं हुई, वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास रह गई है, और उसको आप पौधों में डालिए और जैविक दवाई के रूप में काम में लीजिए और अपनी पैदावार को बढ़ाइए। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एस राठौड़ से हमने बात की तो उन्होंने बताया, गौरीशंकर जी नेतड़ जो जयपुर ज़िले के हस्तेड़ा गांव के रहने वाले हैं, और ये करीब 15-20 साल से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में हैं, और एक बड़े अच्छे प्रोग्रेसिव किसान हैं। और इन्होंने राजस्थान सरकार की जो हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स हैं पॉली हाउस की, तो इन्होंने बड़ा 2000 स्क्वायर मीटर
एरिया में उन्होंने पॉलीज हाउस बना रखा है और उसी से ही उन्होंने एक वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना रखा है जिसमें करीब 1.5 करोड़ लीटर बरसात का पानी है वो उसमें स्टोरेज होता है और उसी में ट्यूबवेल का पानी मिला के और ये लोग इसमें पॉली हाउस में खीरे की खेती करते हैं और शिमला मिर्च की खेती करते हैं और साथ में इन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से उसको गर्मियों के टाइम पे सॉइल का सोलराइजेशन करके और जो हमारे निमेटोड होते हैं उनको कंट्रोल किया है क्योंकि पॉली हाउस में निमेटोड की बहुत बड़ी समस्या होती है। 2-3 साल लगातार आप पॉली हाउस में खेती करते हैं सब्जियों की तो उसमें निमेटोड की समस्या आ जाती है। तो ये गर्मियों के टाइम पे उसको सोलराइजेशन कर लेते हैं सॉइल का और हर साल करीब ये अच्छी आमदनी ले रहे हैं खीरे से और शिमला मिर्च से। गौरी शंकर खेती के साथ साथ डेयरी व्यवसाय भी करते हैं। पशुपालन में ये मुर्रा भैंसों का पालन करते हैं। गौरी शंकर जी खेती के अलावा पशुपालन में डेयरी का संचालन भी करते हैं और यहाँ पर ये मुर्रा भैंसे पालते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो किस नस्ल की भैंसें और पालते हैं और किस तरह से ये उत्पादन करते हैं डेयरी में। गौरी शंकर जी, आप के बारे में हमने सुना है कि आप मुर्रा भैंसे पालते हैं। क्या मुर्रा भैंसों के अलावा भी आपके पास कोई और नस्ल की भैंसें हैं? नहीं, मैं मुर्राई नस्ल की भैंसें रखता हूँ और हरियाणा से लेके आता हूँ और इसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। हमारे किसान भाइयों को आप ये भी बताइए कि मुर्रा भैंसों को पालना और जो नॉर्मल नस्ल की भैंसें हैं उसमें क्या अंतर है? नॉर्मल वाली में क्या है कि उनके सींग लंबे होते हैं, वो आपस में लड़ने झगड़ने में भी ज़्यादा वो बेकार होता है और इनके जो मुर्रा वाली के जो होता है ना वो सींग ऐसे आपस में इनको खुले भी छोड़ देंगे ना तो कोई आपस में नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी और एक दूध में भी ये उससे लगभग 1.5 गुना देती हैं और खर्चा दोनों में बराबर होता है तो ये ज़्यादा बेनिफिट। गौरी शंकर जी, हमें ये बताइए कि इसकी देखरेख आप किस तरह से करते हैं? इसकी देखरेख ऐसे है कि इसको देखो पूरा इसका बैलेंस बना के चलना पड़ता है। जैसे इसको एक फिक्स टाइम होना चाहिए पानी पिलाने का, फिक्स टाइम होनी चाहिए दूध निकालने का। इसमें क्या है कि जैसे दूध 10 मिनट के अंदर अंदर दूध निकाल लेंगे तो वो एक एग्जैक्ट टाइम हो गया, उससे ज़्यादा लेंगे निकालने में भी तो उसमें आपको वेरिएशन आ जाएगा। टाइम इसका मायना रखता है दूध निकालने का भी। एक होता है जैसे चारा डालते हैं तो सूखा डालेंगे तो इसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, फिर इसमें काफ़ी कमियां हो जाती तो इसमें हरा चारा आधा हरा होना चाहिए इसके लिए। बाकी बाँट हुआ तो ये लगभग ऐसा बाँट चुनना चाहिए जिसमें पूरे मिनरल्स मिल रहे हैं। एक तो होता है जैसे ये पशुआहार बना के दे रहे हैं ना, इसमें तो ज़्यादातर यूरिया नमक वगैरह डाल के ऐसे दे रहे हैं, मूंगफली का कचरा डाल दिया वो डाल दिया। ये अपने ग्वार की चूरी हुई जी, एक चने की चूरी हुई, इनमें क्या है कि इसका वो कैलोरी ज़्यादा मिलती है इसको तो इससे दूध भी ज़्यादा देती है और खर्चा भी कम होता है। गौरी शंकर जी, हमारे किसान भाइयों को आप एक चीज़ और बताइए कि उन्हें गायें पालनी चाहिए या भैंसें पालनी चाहिए? देखो मेनली तो इसमें गाय पालनी चाहिए पर वो देसी होनी चाहिए जी। देसी में भी वो जो सफ़ेद वाली नहीं मिलती है तो अपन गिर गाय या जोधपुरी जो थुई वाली वो गाय होती है सींग वाली थुई वाली वो पालनी चाहिए। अगर फिर भी अगर वो अपने पास सुविधा नहीं पाल सकते भैंस पालना चाहते हैं तो एक गाय जरूर रखें जिससे क्या कि पूरे उसका डेयरी फार्म का जो वातावरण है ना उसके बैक्टीरिया से सही हो जाता है एक देसी गाय से जी। तो इसलिए एक तो ज़रूर रखनी चाहिए देसी गाय, बाकी भैंस पाल सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों आपने किस तरह से गौरी शंकर जी पॉली हाउस के अंदर खीरे की खेती करते हैं, शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, गोभी की खेती कर रहे हैं और एक उच्च आय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बरसात का पानी इकट्ठा किया है और पूरे साल सिंचाई करते हैं। आप भी इनसे प्रेरणा लेकर बरसात का पानी इकट्ठा कर सकते हैं, सिंचाई में काम में ले सकते हैं और इनसे प्रेरणा लेकर के जैविक उत्पादन कर सकते हैं और अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह पर। हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और प्रगतिशील किसान से जो 16 एकड़ में नर्सरी चला रहे हैं। ये हाईटेक तरीके से नर्सरी चलाते हैं और पौध तैयार करके उसे विदेशों तक निर्यात करते हैं। ये हैं ग्राम दादलू, तहसील साहाबाद, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा के निवासी हरबीर सिंह।